दोस्तों नमस्कार। ये 10th क्लास हिस्ट्री का पार्ट 3 है। ठीक है, पार्ट 3 है, ध्यान रखेंगे। इससे पूर्व आपके पास पार्ट 1 और पार्ट 2 आ चुका है, आप देख चुके होंगे, और ये पार्ट 3 है। अगर आप पार्ट 1 पार्ट 2 को नहीं देखे हैं तो आप पहले देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक आई बटन में दे दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा। दोस्तों एक बात मैं कहना चाहूँगा कि शिक्षक दिवस का आप लोग का सभी को हार्दिक बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये वीडियो लोड करने में दिक्कत इस बात की हुई कि आज शिक्षक दिवस है और इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये साल में एक दिन आता है तो इसे मनाना भी चाहिए। गुरु शिष्य के बीच में एक प्रेम भाव यहाँ पर दिखाई पड़ता है। तो चलिए, देरी सही लेकिन ये वीडियो आप तक पहुँच रहा है या पहुँच गया होगा, देखिएगा। और साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा, टाइप करने बहुत लेट लगता है, मैं बहुत प्रयास से बहुत जल्दीबाजी में टाइप किया हूँ। कुछ गलतियाँ अगर रह जाती है तो आप उससे इग्नोर करेंगे, बहुत ज़्यादा आप इसको दिल पे नहीं लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इकाई 5वीं का अर्थव्यवस्था और आजीविका। ठीक है, तो ये 10th क्लास का हिस्ट्री है और आपका जो एग्ज़ाम है वो 7 या 8 तारीख, जहाँ तक मुझे मालूम है, ये 2 दिन है। तो आप इसको देखिए और एग्ज़ाम हॉल तक जाइए। सुनने में जहाँ तक मुझे आया है कि आपको बुक से बाहर कुछ दिया नहीं जा रहा है। ठीक है, यानी जो पिछला एग्ज़ाम हुआ 4 तारीख को, 5 तारीख को जो एग्ज़ाम हुई है, इनमें से जो निकल के सामने आया, इसमें ये बातें सामने आ रही है कि कोई चीज़ें जो बुक में है, यानी जो SCERT का बुक है, उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं दिया जा रहा है। तो आप लोग भी देख के जाएंगे ताकि आप भी अपना स्थान सिक्योर कीजिएगा। ठीक है, एक क्राइटेरिया है कि आप कितना नंबर लाना है, वो नंबर आप लाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अर्थव्यवस्था और आजीविका। ठीक है, देखिए पहला चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, किसी भी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का आधार कृषि एवं उद्योग होता है, जिस पर लोगों की आजीविका निर्भर करती है। ठीक है, अब कहीं पर कृषि है तो कहीं पर उद्योग है। ठीक है, इसी में लोग जीवन जीते हैं, उसका आजीविका का निर्भर इसी पे करता है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रिटेन विश्व का पहला देश बना जहां कृषि क्षेत्र एवं उद्योग जगत में मशीनीकरण प्रारंभ हुआ और औद्योगिकरण के एक नए युग का सूत्रपात हुआ। देखिए वहाँ पे भी कृषि है और उद्योग है, लेकिन वहाँ पे शुरुआत क्या हुआ, मशीनीकरण का। ठीक है, यानी मशीन के द्वारा सब कुछ बनना शुरू हुआ, जिससे आप औद्योगिक क्रांति के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे कहता है 1769 ईस्वी में वॉल्टन निवासी रिचर्ड आर्कराइट ने सूत काटने का स्पिनिंग फार्म, ठीक है, स्पिनिंग फ्रेम नामक एक मशीन बनाई जो जल शक्ति से चलती थी। ठीक है, तो यहाँ पे पानी से चलने वाली, यानी पानी से जो ऊर्जा होती है तो उससे चलने वाली एक मशीन बनाया। किसने बनाया? रिचर्ड आर्कराइट ने बनाया। उस मशीन का नाम है स्पिनिंग फ्रेम। ठीक है, और ये रिचर्ड आर्कराइट कहाँ के निवासी हैं? बोल्टन के निवासी। ठीक है, अगला है, देखिए याद रखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, आगे है 1770 ईस्वी में स्टैंड हिल निवासी जेम्स हारग्रीव्ज ने सूत काटने का एक अलग मशीन स्पिनिंग जेनी बनाई। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को भी। सन 1773 ईस्वी में लंकाशायर के जॉन के ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया, जिसके द्वारा चूल्हे बड़ी तेज़ी से काम करने लगे और धागा का मांग बढ़ गई। ठीक है, तो ये सब मशीन का निर्माण कब कब हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, कौन कर रहा है, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, एक एक चीज़ को नोट डाउन मैं किया हूँ और पूरे किताब को पढ़ के करना पड़ता है, इसलिए आपके पास बहुत शॉर्ट नोट की तरह आपके पास पहुँच रहा है। इसका मतलब ये मत सोचिएगा कि उतनी मोटी किताब जल्दी क्यों ख़त्म हो जा रही है, आपके लिए जो है मैं उतना आपको दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे है 1779 ईस्वी में सैमुअल क्रॉम्पटन ने स्पिनिंग म्यूल नामक म्यूल बनाया, जिससे बारीक सूत काटा जा सकता था। ठीक है, तो देखिए सैमुअल क्रॉम्पटन ने स्पिनिंग म्यूल नामक एक मशीन बनाया जिससे सूत को बारीक रूप से काटा जा सकता था।
1785 ईस्वी में एडमंड कार्टराइट ने वाष्प से चलने वाला पावरलूम नामक करघा तैयार किया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1785 ईस्वी में एडमंड कार्टराइट ने वाष्प से चलने वाला पावरलूम नामक करघा तैयार किया। इसी समय बैनर नामक व्यक्ति ने कपड़ा छापने का एक यंत्र बनाया। ठीक है, तो कपड़ा में जो छपाई होता है उसका एक यंत्र बनाया, नाम है बैनर नामक व्यक्ति। ठीक है, थॉमस बेल ने बेलन की छपाई के आविष्कार ने सूती वस्त्र उद्योग की रंगाई एवं छपाई में क्रांति ला दिया। सन 1769 में जेम्स वाट द्वारा बनाए गए वाष्प इंजन की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 1815 ईस्वी में हम्फ्री डेवी ने खानों में काम करने के लिए एक सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला है 1815 ईस्वी में हेनरी बेसेमर ने एक शक्तिशाली भट्टी विकसित करके लौह उद्योग को भी बढ़ावा दिया। ठीक, लिवरपूल में स्थित लंकाशायर सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र बन गया। मैनचेस्टर भी सूती वस्त्र उद्योग का बड़ा केंद्र बन गया। 1805 के बाद साउथ वेल्स ऊन उत्पादन का केंद्र बना और बड़े बड़े भेड़ फार्मों की स्थापना हुई। ठीक है, ये पूरा फैक्चुअल है, पूरा फैक्ट है, आपके लिए काम के लिए है। आप इसे एक बार देखिए या फिर आप कई बार देखिए, और नहीं तो आप इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए ताकि आपको याद रह जाए। ठीक है, अगली बातें हैं 1813 ईस्वी में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित चार्टर एक्ट व्यापार पर से ईस्ट इंडिया कंपनी का एक आधिपत्य समाप्त कर दिया और स्वतंत्र व्यापार की नीति पॉलिसी ऑफ फ्री ट्रेड। ठीक है, पॉलिसी ऑफ फ्री ट्रेड ऑफ होगा, यहाँ पर का लिखा गया है। ठीक है, पॉलिसी ऑफ फ्री ट्रेड का मार्ग प्रशस्त किया गया। कहने का मतलब है 1813 में जो चार्टर एक्ट भारत में आया था उसमें ये कहा गया ईस्ट इंडिया कंपनी को कि आपको चाय और चीन का एकाधिकार बना रहेगा व्यापार करने में, बाकी सब के लिए छोड़ दिया जाए। यानी कोई भी आकर व्यापार इंडिया में कर सकता था, क्योंकि उस समय उससे पहले ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो चुका था। वहाँ के व्यापारी वर्ग भी चाह रहे थे कि हम भी इंडिया से व्यापार करें, भारत से व्यापार करें, और इस वजह से एक चार्टर एक्ट आया और जिसमें से कहा गया ईस्ट इंडिया कंपनी को कि आप चाय और चीन के साथ व्यापार कीजिए, एकाधिकार बना हुआ है, लेकिन बाकी व्यापार आप सभी के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है, आगे देखिए भारत में फैक्ट्री की स्थापना की बात किया जाएगा। कारखानों की स्थापना क्रम में 1830-40 के दशक में बंगाल में द्वारका नाथ टैगोर ने 6 संयुक्त उद्यम कंपनी लगा ली थी। ठीक है, तो ये कब की बात कर रहा है, 1830-40 की दशक की बात किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बातें हैं कि सर्वप्रथम सूती कपड़े का मिल का नींव 1851 ईस्वी में मुंबई में डाली गई। ठीक है, मुंबई में डाली गई। पारसी कवासजी नानाजी दाभार ने 1854 में पहला कारखाना निर्मित किया, तभी से इस उद्योग का इतिहास भारत में शुरू हुआ। ठीक है, तो ये सब बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखिएगा, ज़रूरी आपके लिए है। ठीक है, आगे हम आपको बता रहे हैं कि 1869 ईस्वी में स्वेज नहर खुल जाने से मुंबई की बंदरगाह पर इंग्लैंड से आने वाली सूती कपड़ों की आयात बढ़ने लगी। ठीक है, आपको पता है स्वेज नहर कहाँ पर है, 2 सागरों को जोड़ती है, एक है भूमध्य सागर और दूसरा लाल सागर। इनको दोनों को जोड़ने वाली एक नहर जिसे हम स्वेज नहर के नाम से जानते हैं, और ये मिस्र के कब्जे में है या मिस्र के पास है। ठीक है, मिस्र का मतलब कह सकते हैं मिस्र के आधिपत्य में है। तो याद रखेंगे स्वेज नहर खुलने से भारत के साथ व्यापार करने में खासकर यूरोपीय वासियों को आसान हो गया, क्योंकि उतना दूर घूमना नहीं पड़ता था अटलांटिक महासागर में। पहले जो मेरे पास व्यापार करने आते थे तो वो यूरोप निवासी वहाँ से अटलांटिक महासागर से होते हुए वो आते थे कहाँ पर, तो अफ्रीका के सबसे निचला पॉइंट पर, और वहाँ से फिर इंडिया आते थे। ठीक है, तो ये लंबी दूरी तय करना पड़ता था। जब स्वेज नहर खुल गई तो उनको बहुत कम दूरी में तय करके इंडिया आते थे। इस प्रकार मुंबई बंदरगाह पर इंग्लैंड आने वाले सूती वस्त्रों का आयात बढ़ने लगा। ठीक है, सन 1917 में कलकत्ता में
देश का पहला जूट मिल मारवाड़ी व्यवसाय हुकुमचंद ने स्थापित किया। ठीक है, एक व्यापारी का नाम है हुकुमचंद, इसने स्थापित किया कलकत्ता में एक जूट मिल जिसका नाम है कब इसका स्थापना हुआ, 1917 में हुआ। और ये पहली जूट मिल था मारवाड़ी व्यवसायी हुकुमचंद ने स्थापित किया। 1918 में पहले एक लिमिटेड कंपनी के रूप में बिरला ब्रदर्स ने स्थापना किया। 1919 में बिरला जूट कंपनी ने 1920 में ग्वालियर में जियाजी राव सूती कारखाना खुला। ठीक है, ध्यान रखें, सब सारे जो आपके फैक्ट दिया जा रहा है इस सारी बातें को याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगली बातें हैं, ध्यान रखेंगे। 1907 ईस्वी में जमशेद जी टाटा ने बिहार के साकची नामक स्थान पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी क्या टिस्को, ध्यान रखेंगे, टिस्को की स्थापना किया। ठीक है, की स्थापना की। जमशेद जी टाटा एक ऐसे भारतीय थे जिन्होंने भारतीय उद्योग में काफ़ी सूझबूझ थी और 1910 ईस्वी में उन्होंने टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना की। ध्यान रखें दोस्तों इस बात को, टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना की। ठीक है, 1955 में भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर। ठीक है, भिलाई कहाँ पर है तो छत्तीसगढ़, राउरकेला उड़ीसा और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। ठीक है, में इस्पात कारखाने खोलने की सहमति भिलाई में किसने दिया, रूस ने दिया। राउरकेला में किसने दिया, पश्चिमी जर्मनी ने दिया। और दुर्गापुर में किसने दिया, ब्रिटेन के समझौते के आधार पर ली गई। ठीक है, वहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि 1955 में भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर में इस्पात कारखाना खोलने की सहमति रूस, पश्चिमी जर्मनी और ब्रिटेन के समझौते के आधार पर ली गई। ठीक है, अभी भारत में 7 स्टील प्लांट है। कहाँ कहाँ है, सातों का नाम देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी हीरापुर यानी बर्नपुर। ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी भद्रावती कर्नाटक, राउरकेला स्टील प्लांट राउरकेला उड़ीसा, भिलाई स्टील प्लांट भिलाई छत्तीसगढ़, दुर्गापुर स्टील प्लांट दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। ठीक है, और है क्या, हाँ एक और है बोकारो स्टील प्लांट बोकारो झारखंड। ठीक है, ये सारी बातें याद रखेंगे। ठीक है, ये 7 स्टील प्लांट आपके बुक में दिया हुआ है और इस आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ सन 1814 ईस्वी में जब रानीगंज पश्चिम बंगाल में कोयले की खुदाई का कार्य प्रारंभ किया। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे 1814 ईस्वी में रानीगंज पश्चिम बंगाल में कोयले की खुदाई शुरू हुई। ठीक है, सन 1921 में सरकार ने एक राजस्व आयोग नियुक्त किया और उसी वर्ष उसके प्रधान श्री इब्राहिम रहीमतुल्लाह बनाए गए। ठीक है, तो याद रखेंगे पहला राजस्व आयोग की नियुक्ति किया गया था, उसका प्रधान किसे बनाया गया, इब्राहिम रहीमतुल्लाह को बनाया गया। ठीक है, कुछ बैंक का नाम है, आप बैंक का नाम याद रखेंगे। भारत में 1895 ईस्वी में पंजाब नेशनल बैंक, 1906 ईस्वी में बैंक ऑफ इंडिया, 1907 ईस्वी में इंडियन बैंक। ठीक है, इसके बाद 1911 में सेंट्रल बैंक, 1913 में बैंक ऑफ मैसूर तथा जॉइंट स्टॉक बैंक की स्थापना हुई। यह बैंक भारतीय उद्योग के विकास में सहायक थे। सारे बैंक को आप लोग याद रखिएगा, जरूरी आपके लिए है। लंदन श्रमिक संघ का नेतृत्व सन 1838 में मजदूरों ने चार्टिस्ट आंदोलन शुरुआत हुई। बस इसमें आपको इतना याद रखिएगा कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था, तो लंदन में हुआ था। कब हुआ था, 1838 में हुआ था। ठीक है, अगला पॉइंट 1881 ईस्वी में पहली फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ। इसके द्वारा 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने में कार्य करने पर प्रतिबंध लगाया गया। 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम की घंटा तय किया गया। तब महिलाओं के भी काम के घंटे तथा मजदूरी को निश्चित की गई। ठीक है, अगर इसको आप देखा जाए 1881 की बात किया जा रहा है, इस समय हमारे देश का वायसराय या भारत का वायसराय कहिए, वो थे लॉर्ड रिपन। ठीक है, रिपन के कार्यकाल में पहली बार फैक्ट्री एक्ट आया
1881 ईस्वी में। इसको लाने में कहीं न कहीं अंग्रेज़ के दबाव में लाया गया था। क्यों लाया गया था कि अगर भारत में जब कंपनी खुल गई और ब्रिटेन में भी कंपनी थी तो भारत में कोई नियम था नहीं, कौन कितना घंटा काम करवा नहीं करवा रहा है कुछ नहीं। अमेरिका में एक नियम था, ब्रिटेन में एक नियम था। तो अगर यहाँ पे सस्ता मजदूर होता तो सस्ते दाम में कपड़ा बिकता। उन लोग को ये लग रहा था कि फैक्ट्री अधिनियम हम नहीं लाते हैं तो भारत में सस्ते श्रमिक मिलेंगे और आराम से यहाँ पर लोग सस्ते में लोग काम करवा लेंगे। ठीक है, इस वजह से उन्हीं के दबाव में, इंग्लैंड के दबाव में ये एक्ट आया था। ठीक है, 31 अक्टूबर 1920 को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई। लाला लाजपत राय इसके प्रधान बनाए गए। ठीक है, इनके बारे में बता चुका हूँ। ठीक है, आपको एटक की कहानी है। ठीक है, एटक का स्थापना 1920 में 31 अक्टूबर 1920 में हुआ था और इसके प्रथम अध्यक्ष के तौर पर लाला लाजपत राय थे। 1920 में ही अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के स्थापना श्रम संगठन के गठन से श्रमिकों की समस्याओं को अंतर्राष्ट्रीय भूमिका मिल गई। अब यहाँ पर ध्यान रखें 1920 में ही हम किसकी बात कर रहे हैं, ILO। ठीक है, इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसका गठन हुआ था और इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको ख्याति मिला, खासकर मजदूरों को। ठीक है, 1920 में मजदूर संघ अधिनियम ट्रेड यूनियन एक्ट पारित हुआ। 1948 ईस्वी में न्यूनतम मजदूरी कानून पारित हुआ और 1962 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापित की गई। ठीक है, चलिए इतनी सी बातें था, इसको देखेंगे हम। इकाई 6 पे चलते हैं। इकाई 6 में देखिए क्या लिखा हुआ है, शहरीकरण एवं शहरी जीवन। ठीक है, तो शहरीकरण का अर्थ है किसी गांव का शहर या कस्बे के रूप में विकसित होने की प्रक्रिया। ठीक है, देखिए दोस्तों एक बात ध्यान रखेंगे, लोग शहर की तरफ भागता है। ठीक है, ताकि शहर में रोड अच्छा मिलता है, परिवहन सुविधा है, बैंक है, बिजली व्यवस्था है, डॉक्टर व्यवस्था है, चकाचौंध की दुनिया है। लेकिन जो गांव में मज़ा है वो शहर में नहीं है। आप शहर में 2 कमरे में बंद हो जाते हैं, वही दुनिया है। ठीक है, जितना बड़ा कमरा शहर में बनता है उतना बड़ा कमरा तो लोग बाहर गांव में छोड़ देते हैं, ऐसे गाय और क्या बोलते हैं बकरी बांधने के लिए। ठीक है, और वहाँ पे लोग रहते हैं, उसी कमरे में सब कुछ करना है, रहना है, खाना है, सोना है, सब कुछ करना है। तो ये बहुत बंधा हुआ ज़िंदगी होता है शहरी। लेकिन फिर भी लोग गाँव से शहर की तरफ जाना चाहते हैं सुविधाओं के लिए। ठीक है, तो पहले शहर बनने से पहले एक कस्बा बनता है। कस्बा क्या है, देखिए लिखा हुआ साफ साफ है, ग्रामीण अंचलों में एक छोटे नगर का माना जाता है जो अधिकांशतः स्थानीय विशिष्ट व्यक्ति का केंद्र होता है। ठीक है, सेकंड बातें हैं गंज। ठीक है, गंज का मतलब क्या है, एक छोटे अस्थाई बाजार को कहा जाता है। कस्बा और गंज दोनों कपड़ा, फल, सब्जी तथा दूध उत्पादों से संबंधित थे। ब्रिटिश से विशिष्ट परिवारों तथा सेना के लिए सामग्री उपलब्ध कराते थे। ठीक है, महानगर किसी प्रांत या देश की विशाल और घनी आबादी वाली शहर जो प्रायः वहाँ की राजधानी होती थी उसे महानगर कहते। जैसे आप पटना को, ठीक है, कह दीजिए पटना 10 लाख से अधिक आबादी है, महानगर में आप कह सकते हैं। ठीक है, और वहाँ पर क्या है, बिहार का राजधानी है। उसी प्रकार मुंबई कहिए तो महाराष्ट्र राजधानी है। ठीक है, चेन्नई है, कलकत्ता है। ठीक है, तो इसके बाद तो इस कोई न कोई किसी ने प्रांत का राजधानी सब है। ठीक है, इसके बाद एक सामान्यतः एक बात यहाँ घेटो लिखा हुआ है, घेटो को याद रखिए आप लोग। इसका मतलब क्या है, सामान्यतः यह शब्द मध्य यूरोप शहरों में यहूदी की बस्ती से प्रयोग किया जाता था, यहूदी की बस्ती के लिए प्रयोग किया जाता था। आज के संदर्भ में यह विशिष्ट धर्म, निरीह जाति या समाज पहचान वाले लोगों के साथ रहने को इंगित करता है। घेटोकरण की प्रक्रिया में मिश्रित विशेषताओं वाले पड़ोस के स्थान पर एक समुदाय पड़ोस में बदलाव का होना सामुदायिक दंगों को ये एक विशिष्ट देशिक रूप देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम पाटलिपुत्रा की बात करेंगे। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। मगध के शासक अजातशत्रु द्वारा एक सैनिक शिविर के रूप में किया गया था। लेकिन ये बातें SCERT में लिखा हुआ है, लेकिन आप अगर कहीं और देखिएगा तो आपको ये लगेगा कि पाटलिपुत्रा की स्थापना उदयन ने किया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है अजातशत्रु जो उदयन के पिताजी हैं, ठीक है, वो
उस व्यक्ति ने पटना को क्यों निर्माण किया था, पाटलिपुत्र को, कि एक सैनिक शिविर के रूप में किया था। ठीक है, कालांतर में ये मगध राजधानी बनता है, आपको पता है। ठीक है, मौर्य शासनकाल के कंधार से कर्नाटक तक विस्तृत साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो पाटलिपुत्र थी। ठीक है, मौर्य राजप्रसाद का अवशेष अभी भी है, आप जा सकते हैं, पटना में देख सकते हैं, कुम्हरार में अभी भी प्राप्त मिल जाएगा। इसी नगर के प्रशासन की विस्तृत जानकारी मेगास्थनीज देता है इंडिका से। और आपको पता है मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक राजदूत थे। ठीक है, किसके राजदूत थे, तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत हैं। ठीक है, मेगास्थनीज, ध्यान रखेंगे, यही बातें यहाँ पर भी लिखा हुआ है नीचे। आगे हम बढ़ते हैं। आगे है कि गुप्त काल में इस नगर का गौरव बना रहा। इसके विशाल भवनों और वैभव और सौंदर्य की चर्चा चीनी यात्री फाहियान द्वारा किया गया। आपको पता है फाहियान कब आए थे भारत में। ठीक है, फाहियान आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में फाहियान भारत आए थे। मध्य युग में इस नगर का गौरव का सुप्रसिद्ध अफगान शासक शेरशाह सूरी ने पुनर्स्थापित किया। आपको पता है शेरशाह सूरी, सासाराम याद कीजिए, जहाँ पे उसके मकबरा है। ठीक है, 1856 ईस्वी में अंग्रेज यात्री राल्फ फिंच इस नगर की भ्रमण किया था। 1666 ईस्वी में सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म, जिस कारण ये नगर एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल के रूप में माना जाता है। अभी भी देखिए आप पटना साहिब जाइए, ठीक है, जहाँ पे गुरु गोविंद सिंह का एक कह सकते हैं कि वहाँ बहुत बड़ा एक गुरुद्वारा है, जन्म स्थल है। ठीक है, वहाँ पर इसके जन्म से एक धार्मिक स्थल के रूप में यहाँ पर परिवर्तित हुआ। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में मुगल राजकुमार अजीमुस्सान ने इस नगर का नव निर्माण कराया और उसे अजीमाबाद नाम दिया गया। ध्यान रखेंगे, अजीमाबाद नाम दिया गया। 1786 ईस्वी में गोलघर का निर्माण हुआ, तो ध्यान रखेंगे। 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार में बिहार को पृथक राज्य के रूप दिया गया। आपको पता 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, पूरा विरोध हुआ। विरोध होने के बाद भारत में पहली बार ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और यहाँ मेरी आई थी और दिल्ली दरबार लगा था दिसंबर 1911 में 2 घटनाएं घटी। ये हुई कि बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया और साथ ही साथ बंगाल से बिहार को अलग कर दिया गया, इंक्लूडिंग उड़ीसा। ठीक है, और साथ ही साथ एक और घटना घटी क्या कि कलकत्ता से राजधानी परिवर्तन करके दिल्ली लेके चले गए। ठीक है, तो यहाँ पे यही वाली बातें हैं, यहाँ पे वही चीज़ें लिखा हुआ। 1912 में बिहार एवं उड़ीसा को बंगाल से अलग राज्य के दर्जा प्राप्त हुआ और पटना इसकी राजधानी बनी। ठीक है, और उड़ीसा बिहार से अलग होगा 1936 में, ध्यान रखेंगे, अभी नहीं होने वाली है। इकाई 7 पे चलते हम लोग हैं। इकाई 7 में देखिए क्या है कि व्यापार एवं भूमंडलीयकरण। ठीक है, अब व्यापार भूमंडलीयकरण का मतलब है कि ग्लोबलाइजेशन का एक समय है और हम लोग विश्व बाज़ार की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो विश्व बाज़ार उससे तरह के मतलब करें कि बाज़ारों, उस तरह की बाज़ार को हम विश्व बाज़ार कहेंगे जहां विश्व के सभी देशों की वस्तुएं आम लोगों को खरीदने के लिए उपलब्ध हो, जैसे भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई। ठीक है, तो जहां मुंबई जाएंगे तो पूरे वर्ल्ड का सामान आपको मिल जाएगा। अगर आप छोटे शहरों में जाएंगे जैसे कि ये पटना हुआ, ज़रूरी नहीं कि आपको सारे विश्व का सामान पटना में मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है आप मुंबई आर्थिक राजधानी है, वहाँ पर पूरे वर्ल्ड का सामान आपको मिल जाएगी। ठीक है, वाणिज्य क्रांति व्यापार के क्षेत्र में होने वाले अभूतपूर्व विकास और विस्तार जो जल और स्थल दोनों मार्गों से संपूर्ण विश्व तक पहुँचा, इसका केंद्र यूरोप इंग्लैंड में था। ठीक है, उस समय 2 ही चीज़ था, या तो आप जल मार्ग से जाइए या स्थल मार्ग से जाइए। ठीक है, प्राचीन भारत में विकसित सिंधु घाटी सभ्यता की बात किया जा रहा है। व्यापारिक संबंध प्राचीन मिस्र से और मेसोपोटामिया की सभ्यता से था। इस व्यापार का केंद्र दिलमुन यानी बहरीन, मेलुहा का मतलब मकरान तट की बात किया जा रहा है, एक बाजार ही था। उस काल में विश्व बाजार का और स्पष्ट प्रमाण अलेक्जेंड्रिया नामक एक बड़े व्यापारिक केंद्र की चर्चा क्रम में मिलता है। ये शहर 3 महादेश अफ्रीका, यूरोप और एशिया का व्यापारिक केंद्र था।
ठीक है। इस शहर को लाल सागर के मुहाने पर वर्तमान मिस्र के उत्तरी क्षेत्र महान यूनानी विश्व विजेता सम्राट सिकंदर ने स्थापित किया था, ठीक है, स्थापित किया था। गिरमिटिया मजदूर क्या था, ठीक है, तो गिरमिटिया मजदूर औपनिवेशिक देश के ऐसे श्रमिक जिन्हें एक निश्चित समझौता द्वारा निश्चित समय के लिए अपने शासी क्षेत्र में ले जाते थे। उन्हें मुख्यतः नकदी फसलों जैसे गन्ना के उत्पादन में लगाया जाता था। तो गिरमिटिया मजदूर का मतलब है औपनिवेशिक देश जिसको हम गुलाम बना चुके हैं, या जैसे कि हमें गुलाम बना चुका था अमेरिका ने, इंग्लैंड ने। तो उस इंग्लैंड वासी क्या करेंगे, हमारे यहाँ पर आकर बहुत सारे मजदूर को उस जगह पर लेके चले जाएंगे जहाँ पर नकदी फसल, खासकर गन्ना की फसल जहाँ पे होती थी, वहाँ पर ले जाकर उससे कोड़े के मार के काम करवाते थे, ठीक है, एक तरह के बंधुआ मजदूर के रूप में काम करवाते थे। इसी में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि भोजपुरी, भारत के भोजपुरी भाषा क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिम बिहार, पंजाब हरियाणा से गन्ना की खेती के लिए जमैका, फिजी, त्रिनाड, टोबैको, मॉरिशस आदि देशों में ले गया। आपको इन देश में जाएंगे आप, जमैका जाइए, फिजी जाइए, त्रिनाड टोबैको जाइए, मॉरिशस जाइए, आपको भारतीय मिल जाएगा। वो भारत से लेके गए थे, ठीक है, यहाँ से लेके गए इंग्लैंड वासी, उन देशों में छोड़ ले जाकर काम करवाया, मार काम करवाया। खैर आज इन देशों में भारतीय का ही वर्चस्व है। मॉरिशस में देखिएगा भारत का ही क्या बोलते हैं कि राजा बनते हैं। कुछ दिन पहले मुझे याद है कि आरा का एक निवासी थे, इनका जो पूर्वज आरा के रहने वाले, बिहार पटना आरा के रहने वाले, वहाँ पर मॉरिशस में वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पद पर थे, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं उस समय लेके गया, बाद में अभी उन लोग का वर्चस्व वहाँ पर है, ठीक है, जो कि भारत का ही निवासी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि शेयर बाज़ार क्या है। वैसे स्थान जहां व्यापारिक और औद्योगिक कंपनी के बाज़ार मूल्य का निर्धारण होता है, ठीक है, तो वहां पर शेयर बाज़ार कहते हैं। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एक व्यवस्था लेकर आई थी जिसका नाम है न्यू डील पॉलिसी, ठीक है। एक नामक नवीन आर्थिक नीति को अमेरिका में लागू किया। इसमें जन कल्याण का एक व्यापक योजना शुरू की गई, ठीक है। ये किसने शुरू किया था न्यू डील पॉलिसी, याद रखेंगे, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति, ठीक है। जुलाई 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन हुआ, जिसमें एक सहमति बनी, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना की गई थी, ठीक है। ध्यान रखेंगे कब की, जुलाई 1944 का, एक जहां पर अमेरिका के न्यू हैम्पर ब्रेटन वुड्स में नामक स्थान पर बैठक हुई, जहां पर IMF मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई, ठीक है। युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे की इंतजाम करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक यानी विश्व बैंक का भी गठन किया गया। इन दोनों वित्तीय संस्थानों को जुड़वा संतान के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इकाई 8 और अंतिम अध्याय है प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद, ठीक है। देखिए हमारे पास आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, अतः सूचना की आवश्यकता ने आविष्कार हेतु ज्ञान जगत को प्रेरित किया, ठीक है। कहा जाता है प्रेस लोकतंत्र की चौथा स्तंभ है। अगर प्रेस काम नहीं करेगा तो सरकार क्या कर रही है, नहीं कर रही है, सरकार की क्या योजनाएं हैं, वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी, ठीक है। तो प्रेस का होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो सोशल मीडिया, आज के सोशल मीडिया देख रहे हैं कितना फास्ट तेज़ी से काम कर रहा है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, ठीक है। 1905 ईस्वी में टसप्लाई लून चीनी नागरिक ने कपास और मलमल की पत्तियों से कागज़ बनाया, ध्यान रखेंगे कागज़ बनाया। फलस्वरूप कागज़ लेखन एवं चित्रांकन का एक साधन बन गया। मुद्रण का सबसे पहले तकनीक चीन, जापान और कोरिया में विकसित हुई। लगभग इसकी शुरुआत 594 ईस्वी में लकड़ी के ब्लॉक के माध्यम से की गई। ब्लॉक प्रिंटिंग का उपयोग पुस्तकों के पृष्ठ बनाने में होने लगा, ठीक है।
तो यहाँ पर देखते हैं ब्लॉक प्रिंटिंग के बारे में आगे भी लिखा हुआ है। तो ब्लॉक प्रिंटिंग स्याही से लगे काठ के ब्लॉक या तख्ती पर कागज़ को रखकर छपाई करने के विधि को ब्लॉक प्रिंटिंग कहते हैं। मुद्रण कला के आविष्कार का विकास का श्रेय चीन को जाता है। 1041 ईस्वी में चीन व्यक्ति पी सेंग ने मिट्टी की मुद्रा बनाई, ठीक है, या बनाए। गुटेनबर्ग और प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो देखिए इसमें क्या है कि जर्मनी के मंजा नगर में गुटेनबर्ग ने कृषक जमींदार व्यापारी परिवार में जन्म लिया था। मुद्रा बनाने हेतु उसने सीसा, टीन, विस्मत से उचित मिश्र धातु बनाने की तरीका ढूंढ लिया, ठीक है। तो गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस और मुद्रा बनाने की बात करते हैं। भारत में प्रेस का विकास किया गया। तो प्रिंटिंग प्रेस का सबसे पहले भारत में पुर्तगाल धर्म प्रचारक द्वारा 16वीं सदी में लाया गया, ठीक है। कहने का मतलब है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस का जो देन है पुर्तगालियों की देन है, ध्यान रखेंगे। कैथोलिक पुजारी ने 1579 ईस्वी में पहली तमिल पुस्तक छापी, ठीक है, छुपी नहीं होगा, छापी, ठीक है, छापी होगा, ठीक है। तो कैथोलिक पुजारी का मतलब है कि ईसाई धर्म का जो पादरी होते हैं, ठीक है, उसमें से ईसाई धर्म 2 भागों में बटा हुआ है, एक है कैथोलिक, दूसरा प्रोटेस्टेंट। तो ये कैथोलिक पुजारी के बाद किया जा रहा है, ठीक है। आधुनिक भारतीय प्रेस का प्रारंभ 1766 में विलियम बोल्स द्वारा एक समाचार पत्र के प्रकाशन से हुआ, ठीक है, प्रशासन नहीं, प्रकाशन, ठीक। तो देखिए दोस्तों ध्यान रखिएगा, विलियम बोल्ट्स ने पहला व्यक्ति है 1766 ईस्वी में एक पत्र छापा, लेकिन वो पत्र ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ था या उसके कारनामे का उजागर किया जा रहा था। उनको पकड़कर इंग्लैंड भेज दिया गया और उनके सारे प्रेस को जब्त कर लिया गया। उनका पत्र नहीं बाहर निकल पाया, ठीक है। सेकेंड व्यक्ति 1780 में जेम्स हिकी ने बंगाल गजट नामक समाचार पत्र प्रकाशित करना प्रारंभ किया। खैर इसका पत्र निकला, लेकिन इसे भी सजा भुगतना पड़ा और अंत में इसको भी इंग्लैंड भेज दिया गया, ठीक है। नवंबर 1780 में प्रकाशित इंडिया गजट दूसरा भारतीय पत्र था। भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र 1816 में गंगाधर भट्टाचार्य का साप्ताहिक बंगाल गजट था। 1821 ईस्वी में बंगला में संवाद कुमुदी और 1822 में फारसी में प्रकाशित मिरातुल अखबार के साथ प्रगतिशील राष्ट्रीय प्रवृत्ति के समाचार पत्रों का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। इन समाचार पत्रों का संस्थापक राजा राम मोहन राय था, ठीक है। कौन कौन? संवाद कुमुदी और मिरातुल अखबार, एक फारसी में है और एक बंगाली भाषा में, ठीक है। अंग्रेजी में क्या है? ब्रह्मनिकल मैगजीन, ये राजा राम मोहन राय ने निकाला था। 19वीं सदी के अंग्रेजों द्वारा प्रकाशित कई समाचार पत्र, जिसमें टाइम्स ऑफ इंडिया 1861 में, स्टेटमेंट्स 1875 में, इंग्लिश मैन कलकत्ता से, मद्रास मेल मद्रास से, पायनियर 1865 में, इलाहाबाद से, 1876 में सिविल एंड मिलिट्री गजट लाहौर से प्रकाशित होने लगा, ठीक है। आगे ध्यान रखेंगे, यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है। मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि जल्दीबाजी में प्रिंट हुआ है, कुछ चीज़ें छूट गया या कुछ चीज़ें मिस्टेक हो गया लिखने में, कोई बात नहीं, आप लोग बस समझ जाइएगा। इंग्लिश मैन, ठीक है, इंग्लिश मैन होगा, ध्यान रखेंगे। इंग्लिश मैन सबसे रूढ़िवादी और प्रतिक्रियावादी समाचार पत्र था, जबकि स्टेट्समैन उदार विचारों का पोषक था। पायनियर कैसे था? सरकार का समर्थन और भारतीयों के आलोचक था, ठीक है। तो इस प्रकार ध्यान रखें, इंग्लिश मैन रूढ़िवादी पत्रिका था, स्टेटमेंट्स उदारवादी था, सरकार को भी कोसते थे, भारतीय जनता को भी कोसते थे। पायनियर जो था सरकार समर्थित पत्र था, ठीक है। 1858 ईस्वी में ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश का प्रकाशन साप्ताहिक के रूप में बंगला भाषा में प्रारंभ किया था। ध्यान रखेंगे कि कहीं न कहीं 1858 से प्रकाशित सोम प्रकाश को बंद करने के लिए
लॉर्ड लीटन द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया गया था। मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूँ, ठीक है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में लीटन द्वारा लाया गया था। इसमें एक बात थी, देसी भाषा के पत्रों पर मुँह पे तालाबंदी कर दिया गया था, ठीक है। मोतीलाल घोष के संपादन में 1868 ईस्वी में अमृत बाजार पत्रिका का प्रेस के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। 1878 के लीटन के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए यह यानी कौन अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि ABP, ठीक है, ये रातों रात क्या हो गया, अंग्रेजी में छापना शुरू हो गया। क्योंकि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट में क्या प्रॉब्लम था कि आप देसी भाषा में छाप रहे हैं तो दिक्कत है, अगर अंग्रेजी में छाप रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। गंगाधर तिलक के संपादन में 1881 में मुंबई में अंग्रेजी भाषा मराठा और मराठी भाषा में केसरी का संपादन किया गया, ठीक है। अंग्रेजी भाषा मराठा और मराठी भाषा में केसरी, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो याद रखेंगे मराठा पत्र मराठी में नहीं था, अगर ये बात ध्यान रख लेंगे तिलक का तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। दो ही पत्र तो है, मराठा और केसरी, तो मराठा मराठी में नहीं था और मराठा किस भाषा में था, अंग्रेजी में था, जबकि केसरी मराठी में था, ठीक है। 1862 ईस्वी में MG रनाडे यानी महादेव रनाडे ने इंदु प्रकाश, तो फिरोज शाह मेहता ने 1913 में बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन प्रारंभ किया, ठीक है। तो इंदु प्रकाश और बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन शुरू किया। बंगाल में उग्र राष्ट्रवाद को फैलाने का काम अरविंद घोष और बारिंद्र घोष ने युगांतर तथा वंदे मातरम के माध्यम से किया। मद्रास में 1878 में प्रकाशित साप्ताहिक के रूप में प्रकाशित होने वाली हिंदू 1881 में दैनिक में परिवर्तित हो गया। यानी बेसन की दो रखेंगे याद आप, पत्रिका न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ। गांधी जी का भी दो याद रखिएगा, यंग इंडिया एवं हरिजन। मोतीलाल नेहरू का याद रखेंगे, इंडिपेंडेंस। शिव प्रसाद गुप्ता का याद रखेंगे, आज। KM पन्नीकर 1922 में हिंदुस्तान टाइम्स का संपादन किया। बाद में हिंदुस्तान टाइम्स का संपादन मदन मोहन मालवीय ने किया और अंततः किसके हाथ में चली गई, ये GD बिरला के हाथ में चली गई, ठीक है। MN रॉय अंग्रेजी साप्ताहिक इंडिपेंडेंस 1930 में संपादन किया। 1910 से 1920 के बीच में कुछ उर्दू समाचार पत्रिका का प्रकाशन होना शुरू हुआ। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के संपादन में 1920 में क्या है अल हिलाल, 1912 में और अल हिलाल, 1913 में अल बिलाग कलकत्ता से निकलना प्रारंभ हुआ। मोहम्मद अली ने अंग्रेजी में कॉमरेड और उर्दू में हमदर्द का प्रकाशन किया। 1910 में गणेश शंकर विद्यार्थी संपादन में प्रताप का प्रकाशन कानपुर से होना शुरू हुआ और 1913 में गदर का प्रकाशन हरदयाल द्वारा सैन फ्रांसिस्को में हुआ। ये था 10th क्लास का SCERT। दोस्तों ध्यान रखेंगे ये 10th क्लास का SCERT के रूप में है। ये तीसरा वीडियो है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये पार्ट तीसरा है, ठीक है, पार्ट तीसरा है। इससे पहले 1 और 2 आप तक पहुंच चुका है और ये भी पहुंच गया, आप देखिए। लेकिन अगर 1, 2 नहीं देखे हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 आप देख लीजिएगा, फिर तीसरा देखिएगा। और मैं कोशिश करता हूं कल यानी 6 और 7 दोनों दिन आपका पॉलिटी का वीडियो देने के लिए आप तक पहुंचेगा। तब तक के लिए आज हम यहीं रुकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत।